नमस्कार दोस्तों, देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। ये 18वीं लोकसभा का चुनाव है, 18th लोकसभा का इलेक्शन है। और हमें यह भी पता है कि लोकसभा का ये चुनाव 7 चरणों में पूरा होने वाला है, 7 फेजेज में पूरा होने वाला है। और इसका जो चौथा फेज है, चौथा जो चरण है वो मंडे को संपन्न हुआ है, यानी 13 मई 2024 को संपन्न हुआ है। और इस टाइम पे जम्मू कश्मीर राज्य में भी चुनाव हुए थे। और जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर शहर है, 370 हटने के बाद, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार जम्मू कश्मीर में जनता बाहर निकलती है चुनाव के लिए, मतदान वोट करने के लिए। और श्रीनगर शहर में हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट देखने को मिलता है। 1996 के बाद इन 30 सालों के अंदर पहली बार श्रीनगर में 37% से भी ज्यादा मतदान देखने को मिला है, वोटिंग देखने को मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्या रीजन है? क्या जम्मू कश्मीर प्रोस्पेरिटी की राह पर है, डेवलपमेंट कर रहा है, विकास कर रहा है? क्या वहां की जनता फ्री महसूस कर रही है जो अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान में इतने बड़े पैमाने पर हिस्सा ले रही है? बाकी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे, है ना। सबसे पहले आपको एक चीज और समझनी चाहिए कि एक चीज और चर्चा में इस टाइम पे हमारी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा इलेक्शन के बारे में ये जो वेस्टर्न मीडिया है नेगेटिविटी फैला रहा है, बहुत ज्यादा ऐसी न्यूज फैला रहा है कि भारत के अंदर ये जो चुनाव हो रहा है ये फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा, सही तरीके से नहीं हो रहा है। भारत कैसे पॉसिबल है कि इतने बड़े देश के अंदर चुनाव सही तरीके से करवा पा रहा है? अरे तुम नहीं करवा पा रहे तो क्या हुआ, हम तो करवा पाने में सक्षम है। और इसी के ऊपर हमारे जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, इन्होंने चुटकी ले ली है अपने बेबाक बयान के लिए, काफी फेमस है। एस जयशंकर साहब ने यह कहा है कि वो देश, वो कंट्रीज जो अपने चुनाव का, अपने इलेक्शन का रिजल्ट न्यायालय या कोर्ट के माध्यम से पूरा करवाते हैं। आए दिन हम तो बहर जनसंख्या में बहुत ज्यादा बड़े हैं, 140 करोड़ से भी ज्यादा हमारी जनसंख्या है। बहुत सारे छोटे मोटे देश है, वहां पर भी आए दिन हमें यह देखने को मिलता है वेस्टर्न कंट्रीज में। और अभी तो अमेरिका के अंदर जो बाइडेन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में इलेक्शन को लेकर कितना बड़ा झगड़ा हो गया था, कोर्ट को आदेश सुनाना पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट को आदेश सुनाना पड़ा था। तो एस जयशंकर साहब ने यही कहा है कि वो देश जो अपने खुद के चुनाव का डिसीजन लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं, वो हमें लेक्चर दे रहे हैं कि हमें इलेक्शन कैसे करवाना चाहिए, इलेक्शन को कैसे कंडक्ट करवाना चाहिए। वो हमें ज्ञान बांटेंगे क्या? कंट्रीज दैट गो टू कोर्ट टू डिसाइड पोल रिजल्ट गिविंग अस लेक्चर, ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को कि कैसे चुनाव करवाना चाहिए, कैसे इलेक्शन करवाना चाहिए। तुम अगर चुनाव करवाने पे सक्षम नहीं हो, कैपेबल नहीं हो, तुम्हारे आए दिन देश में चुनाव या इलेक्शन को लेकर विवाद होते हैं, कोर्ट के माध्यम से फैसला होता है। हमारे देश में ऐसा नहीं है, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाने में सक्षम है। हमारा इलेक्शन कमीशन इतना, निर्वाचन आयोग इतना सक्षम है। और इन्होंने डिटेल में थोड़ा और बोला है कि दे का मतलब यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज टू वांट टू इन्फ्लुएंस अस बिकॉज मेनी ऑफ दीज कंट्रीज फील दैट दे हैव इन्फ्लुएंस्ड द वर्ल्ड फॉर लास्ट 78 ईयर्स। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न देश हैं, इनको ऐसा फील होता है कि ये पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, हर एक काम में हस्तक्षेप करते हैं। 70-80 सालों से इनको ऐसी आदत पड़ी हुई है पूरी दुनिया के देशों में इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना, इन्फ्लुएंस करना, अपनी बात मनवाना, इनको ऐसी आदत पड़ी हुई है। वेस्टर्न कंट्रीज एक्चुअली फील दैट दे इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड फॉर लास्ट 200 ईयर, 200 सालों से पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपनी बात मनवा रहे हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट समवन हु हैज बीन इन द पोजीशन टू गिव अस दोज ओल्ड हैबिट्स सो इजीली, है ना। तो वो लोग जो ऐसी हैबिट को फॉलो करते हैं कि 200 सालों से उनको, और लास्ट के जो 70-80 साल है, उनको ऐसी आदत पड़ी हुई है कि पूरी दुनिया को अपना कंट्रोल में रखना, अपनी बात मनवाना, अब इनको ये आदत फील हो रही है। तो इसलिए जब हम लोग इनकी बात नहीं मान रहे, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो इनको ये बात पच नहीं रही है, इनके दिमाग में बात फिट नहीं बैठ रही है, पच नहीं रही है कि भारत इतना आगे कैसे बढ़ा, इतना अच्छा इलेक्शन कैसे करवा रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद। इस वजह से ये ऐसी रिपोर्ट जारी करते हैं और अच्छी खासी चुटकुले कि हमें ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, हमें लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है, हम जानते हैं तुम कैसे हो। ठीक है, आगे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, ये जो लोकसभा का इलेक्शन है 2024 में वोटिंग हुई है, 67% वोटिंग हुई है। ये जो चौथा फेज है जो 13 मई को हुआ है, चौथा चरण जो 13 मई को हुआ है, इसमें 67% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है वेस्ट बंगाल में, यहां का लिखा हुआ है 67.25% वोटिंग हुई है चौथे चरण में, चौथे फेज में। और इसी चौथे फेज में देखो, इस चौथे फेज में 10 राज्यों के अंदर 96 निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव करवाया गया था। 10 राज्यों के अंदर, 10 स्टेट्स के अंदर 96 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी पर चुनाव करवाया गया था।
इलेक्शन करवाया गया था, ठीक है। और उसमें से एक है श्रीनगर। आपका श्रीनगर कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर के अंदर। और श्रीनगर के अंदर हमें यह देखने को मिला है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में 37.93% हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट सिंस 1996। 1996 के बाद पहली बार इन लगभग 30 सालों के अंतराल में पहली बार श्रीनगर के अंदर हमें 37.93% वोटिंग टर्नआउट देखने को मिला है। और आपको यह भी बता दूं कि यह जो फैमिली है इसको आप जानते हैं, यह है फारूक अब्दुल्ला। यह है फारूक अब्दुल्ला, है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। पार्टी है इनके, पार्टी का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। उनके लीडर हैं फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे हैं उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के पोते। तीन जनरेशन यहां पर वोट करने आई थी, मतदान डालने के लिए आई थी। और 1998 के बाद पहली बार यह देखने को मिला है कि अब्दुल्ला परिवार ने लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ा, वरना कोई ना कोई अब्दुल्ला फैमिली का कोई ना कोई आदमी लोकसभा का चुनाव लड़ता जरूर था, इलेक्शन में खड़ा होता था। 1998 के बाद पहली बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इनके परिवार का कोई भी सदस्य खड़ा नहीं हुआ है। तो तीन जनरेशन यहां पर वोट करने आई है, इनको मौका दिया गया है मतदान के लिए। अब अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो देखो, श्रीनगर के अंदर इतिहास कुछ ऐसा है। लोकसभा वोटर टर्नआउट, श्रीनगर की बात कर रहे हैं, श्रीनगर शहर की मैं बात कर रहा हूं। देखो 1996 में हमें 40.94% के आसपास वोटिंग टर्नआउट देखने को मिला था 1996 में। उसके बाद आप देख लो 1998 में लोकसभा इलेक्शन में 30% के आसपास, 1999 में लोकसभा इलेक्शन में 11% के आसपास, 2004 में 18%, 2009 में 25%, 2014 में 25%, 2019 में 14% और अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में श्रीनगर के अंदर 37.93% वोटिंग टर्नआउट देखने को मिला है। मतलब 1996 के बाद पहली बार इतना ज्यादा वोटिंग टर्नआउट हमें देखने को मिला है। अगर मोटे मोटे तौर पर देख ले तो 3 दशक बीत गए, लगभग 30 साल के टाइम पीरियड के बाद इतना ज्यादा हमें ये देखने को मिला है। और आखिर ये देखने को क्यों मिला है आप सभी को पता है। धारा 370 हटाने के बाद वहां की जनता अपने घरों से बाहर निकल रही है, अपने आप को फ्री महसूस कर रही है, अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करने आई है, अपना जो उनका अधिकार है, जो उनका राइट्स है उसका यूज करने के लिए आई है। इसका मतलब ये, और देखो वहां पर जो इलेक्शन हुआ है ना, वो बिल्कुल बिना दंगे फसाद हिंसा के, बिना किसी और पीसफुल तरीके से इलेक्शन हुआ है। किसी प्रकार की कोई घटना इस बार हुई नहीं है। अब वहां के युवा और वहां की आम जनता है वो सही राह पर चल रही है, सही पटरी पर चल रही है। इससे ये देखने को मिलता है। और आप सभी को पता है कि ये तो बड़ी न्यूज में है, पीओके के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। पीओके के अंदर महंगाई को लेकर, पीओके में बिजली की शॉर्टेज को लेकर, पीओके में टैक्स को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर क्या चल रहा है, यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि या तो हमें आजाद कर दो, पाकिस्तान का हिस्सा बना हुआ इस वक्त है तो हमारा हिस्सा, 1947 में इसको पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था। ये वाला जो ग्रीन कलर का है इसमें बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है। इन्होंने कहा कि या तो हमें पाकिस्तान से आजाद कर दो, पाकिस्तान का हिस्सा तुम नहीं रहना चाहते, या हमें भारत में मर्ज कर दो। क्यों? क्योंकि जब ये लोग यहां से इधर देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये जो यहां के लोग हैं ये ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ज्यादा बेहतर जिंदगी चल रहे हैं। हमारे यहां पर हर दूसरे दिन लाइट चली जाती है, इनके पास हमेशा लाइट रहती है, हमें टैक्स देना पड़ता है, इनको नाम मात्र के बराबर टैक्स देना पड़ता है। हमारे यहां पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, गरीबी है और बड़ा महंगाई है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो यह भी हमें बहुत समझना चाहिए कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात है वो सुधरने की कगार पर चल रहे हैं। और अगर आपको जम्मू कश्मीर का विकास या डेवलपमेंट देखना है तो उसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूं। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट वाकई सीरियस है, काफी सीरियस है। वो वाकई चाहती है इस एरिया का विकास डेवलपमेंट करवाना, इस एरिया का विकास या डेवलपमेंट करवा के इसके बाकी राज्यों के बराबर खड़ा करना। इसको ऐसा ना लगे कि जम्मू कश्मीर कुछ हटके है, बाकी राज्यों के साथ एक कदम से कदम मिलाकर चल सके। शायद इतना डेवलपमेंट, इतना विकास तो पूरे के पूरे पाकिस्तान देश में नहीं हो रहा जितना अकेला जम्मू कश्मीर में। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूं, ये मैंने कह रहा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साइट मैंने निकाली है। 15 मंत्रालयों के 15 मिनिस्ट्रीज के 53 से ज्यादा प्रोजेक्ट यहां पर चल रहे हैं। 58,477 करोड़ रुपए के, 58,477 करोड़ रुपए के, ठीक है। उसमें से 29 से ज्यादा तो यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी जो चल रहे हैं वो थोड़े दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। और गवर्नमेंट ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत 28,400 करोड़ रुपए का और पैकेज दिया जम्मू कश्मीर को। बात करें इन्वेस्टमेंट की या निवेश की, बाहर से जो पैसा लगाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, निवेश किया जा रहा है जम्मू कश्मीर राज्य में, वो है 54,000 करोड़। बहुत बड़ी रकम है ये। इसके अलावा 1193 प्रोजेक्ट, पुराने प्रोजेक्ट है जो 20 सालों से पेंडिंग है और ये 1984 करोड़ के आसपास इनकी रकम है। इसमें से भी ज्यादातर प्रोजेक्ट है वर्तमान की सरकार ने पूरे के पूरे कंप्लीट करवा दिए और बाकी के भी हो जाएंगे। इसके अलावा देखो आपको यह भी पता है कि
ये जो हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके तहत 17,601 किलोमीटर का जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये जम्मू कश्मीर में बनाकर तैयार किया जाएगा, 17,601 करोड़ के आसपास। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पे जो रेलवे स्टेशन है उधम से कटरा वाला, बनिहाल से व क्विंगुंड वाला, इसको भी डायरेक्ट रेलवे से लिंक किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा 2 नए एम्स दिए गए हैं जम्मू कश्मीर को, जल्दी तैयार हो जाएंगे। 7 नए मेडिकल कॉलेजेस दिए गए हैं जम्मू कश्मीर को, 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट दिए गए हैं, 15 नर्सिंग कॉलेज दी गई है। इसके अलावा सीटों की संख्या, कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई है, 854 के आसपास सीटें बढ़ा दी गई है, 600 के आसपास तो एमबीबीएस है, 50 पीजी है, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, और इंडियन मैनेजमेंट है, इन्होंने भी नंबर फंक्शनल ज्यादा कर दिए हैं। पहले 96 के आसपास यहां पर कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करती थी, इंजीनियरिंग कॉलेज लगभग 96 के आसपास हुआ करती थी गवर्नमेंट वाली, अब इनको बढ़ाकर 147 के आसपास कर दिया गया, इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। बात करें पावर की तो 3000 मेगावाट से भी ज्यादा की पावर जनरेट कर रहा अकेला जम्मू कश्मीर, अपने राज्य की आवश्यकता पूरी करने के साथ साथ बाकी राज्यों को भी दे रहा है ये। इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट श्रीनगर से डायरेक्ट शारजहां के लिए उड़ाई जाएगी, ये भी इसको भी अपडेट कर दिया गया है। इसके अलावा वहां पर अगर हम बात करें खेती की, क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन है, जनता, उसका जो मेन रोजगार है वो खेती है। देखो मैंगो, चिली, चेरी, वालनट, ये जो कश्मीर का जो केसर होता है, इन सबको जीआई टैग दिया जा चुका है और इनके डेवलपमेंट विकास के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिक्रूटमेंट है, जो भर्ती है, इस साल सरकार 2019 में सरकार ने यह कहा था कि 29,806 से भी ज्यादा लोगों को हम सरकारी नौकरी वगैरह देंगे। तो इतना बड़ा विजन लेके चल रही है गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर बहुत ही जल्द बाकी राज्यों से भी आगे निकलने वाला है, क्योंकि जो लोकेशन है, जो एरिया है, जो वहां पर चीजें हैं ना, वो बाकी राज्यों से बेहतर है। तो इतना सब कुछ कर रही है गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो मतदान हुआ है उसमें 37.93%, 3 दशक में पहली बार, लगभग 30 सालों में पहली बार इतना टर्नआउट देखने को मिला है। मतलब यहां पर वाकई विकास, डेवलपमेंट, जनता खुश है और ये बेहतर राह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहां के युवा भी अब उस चलन में नहीं है कि पत्थरबाजी कर रहे हैं, आर्मी से लड़ रहे हैं या आतंकवादी की तरफ जा रहे हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि जिंदगी जीना क्या होता है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।